नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना चिर परिचित डॉक्टर अजय भट्टाचार्य। आज का जो हमारा ये 36 एपिसोड है, इसमें हम एक नई पहल, एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। और आज का जो एपिसोड है उसकी मैं शुरुआत करूं उसके पहले आज कुछ बिल्कुल मेरे दिल के करीब की बात, मेरे बाबा की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। वैसे जब बाबा की बात करता हूं तो कभी कभी थोड़ा भावुक हो जाता हूं, लेकिन जब बाबा के बारे में कोई बात, इतने सालों का जो बाबा के साथ एक्सपीरियंस रहा है, बाबा को देखने का, बाबा की जो कार्यशैली रही है, बाबा के जो अचीवमेंट्स रहे हैं, मुझे याद है हम तो बहुत छोटे थे उस समय पे। बाबा ने आई थिंक 1960 में उज्जैन आए थे और उस दशक में बाबा ने सांदीपनि कॉलेज की स्थापना की, सांदीपनि लॉ एंड आर्ट्स कॉलेज की स्थापना की। 1970 के दशक में बाबा ने मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी की स्थापना की। 1980 के दशक में बाबा ने सुमन मॉन्टेसरी, जो कि विक्रम विश्वविद्यालय के जो 3rd और 4th ग्रेड के जो ऑफिसर्स थे, काम करने वाले थे, उनके बच्चों के लिए, और उस स्कूल की पहली प्रिंसिपल, पहली प्राध्यापिका तो हुई मेरी माँ प्रणति भट्टाचार्य। 13 साल पहले बाबा ने समावर्तन मंथली मैगजीन की शुरुआत की और इस साल बाबा ने समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन की स्थापना की। तो आई थिंक बाबा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। और दोस्तों, मेरी बात याद रखिएगा, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। बाबा के सपने अभी भी जारी हैं और हम सबको उन्होंने काम पे लगा के रखा है। भगवान चाहेगा तो इसी साल हम आपको कुछ नया सुनाएंगे, एक और बाबा की नई स्थापना के बारे में सुनाएंगे। ये तो हुई थोड़ी बाबा की बात, साथ साथ कुछ बचपन की यादें। बाबा की जितनी चीजें बाबा ने शुरू की, उसमें से मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी मेरे दिल के बहुत करीब रही, आज भी है। मुझे याद है कालिदास समारोह में पहले शुरू में, आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल शुरू, हम तो बहुत छोटे थे उस समय पे, अलकाजी अंकल आए थे उज्जैन मृच्छ कटिकम लेकर के। और उस समय वो स्टेज जो उन्होंने बनाया था वो करीब 2 मंजिला स्टेज था। राममूर्ति अंकल ने, जहां तक मुझे याद, उसमें लाइटिंग की थी। और मुझे वो सीन आज भी याद है ना, मुझे आज भी जब मैं सोचता हूं तो वसंत सेना पहले मंजिल से खिड़की खोल करके झांक रही हैं और जो लाइटिंग्स उनके चेहरे पे थी, वो रोमांच आज भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। मैं उसमें से कोई चीज भूल नहीं सका। और उन दिनों हमारे साथ में हमारी अकादमी में, मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी में M.K. रैना अंकल, बंसी कौल जी, मेरे प्रिय राजेंद्र गुप्त जी, B.M. शाह, ब्रिजमोहन शाह जी, रवि शर्मा, त्रिपुरारी शर्मा, बजाज अंकल, हमें कितने अनगिनत नाम। और इन लोगों ने जो हमारे व्यक्तित्व को बनाने में, मेरे व्यक्तित्व को बनाने में, मेरी पर्सनालिटी में जो भी एलिमेंट्स आज दिखते हैं, उसके अंदर उन चीज़ों का, उन एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा हाथ है। आज याद आ गई वो बातें। हमारा जो ये नया सीजन हम कह रहे हैं, हम इसको सीजन 2 कह रहे हैं। इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। महाकवि भास ने संस्कृत में 12 नाटक लिखे हैं। 12 नाटकों का हिंदी रूपांतर, पुनः रचना मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने किया है। उसमें से 7 नाटकों का एक आभास रूपक नामक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुका है। इन्हीं हिंदी के जो बाबा के रूपांतर किए हुए नाटक हैं, उसमें से एक नाटक है
मध्यम वहयोग। राजेंद्र अवस्थी जी आपको उस नाटक को पढ़ के सुनाएंगे। आमंत्रित करता हूं बाबा को कि वो आगे आज के हमारे इस 36वें एपिसोड को, जिसको कि हम लोग एक सीजन 2 के हिसाब से लेके जा रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करें आज आप लोगों के बीच। बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य। नाट्य जगत में एक जाना पहचाना नाम है राजेंद्र अवस्थी। लगभग 45 वर्ष पहले की बात है। एक किशोर मेरे पास आया, उसने कहा, बाबा मैं आपके साथ नाटक करना चाहता हूँ। मैंने उसको चुन लिया और हम दोनों नाटक करने लगे। वो अभिनय बहुत अच्छा कर रहा था। फिर 1976 में जब मैंने मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी की स्थापना की, तो उसमें वो भर्ती हो गया और उसने 1 साल का जो डुबडुबा कोर्स था उसको प्रथम श्रेणी में पास किया। आगे बढ़ने लगा राजेंद्र अपनी जिंदगी में, स्वतंत्र रूप से नाटक करने लगा, निर्देशन भी करने लगा। और फिर बाबा कारंत ने उसको देखा और बाबा कारंत अपने साथ उसको भोपाल ले गए, भारत भवन रंगमंडल में। 2 साल तक वो बाबा कारंत के साथ रंगमंडल में काम करता रहा। फिर वापस आया। वापस आने के बाद कालिदास साहित्य अकादमी में वो सहायक निदेशक नाट्य होकर आया। तो यहाँ पर वो संस्कृत नाटक की उसने अभ्यास शुरू किया। उसका जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यही है कि संस्कृत में, मूल संस्कृत भाषा में संस्कृत नाटक की प्रस्तुति करना उसने शुरू किया। उसने प्रयोगशालाएं, कर्मशालाएं की, इसकी शास्त्रीय नाटक की, संस्कृत शास्त्रीय नाटक की। और फिर उसका जुड़ाव माच से भी हुआ, जो मालवा का लोक नाट्य है, माच से जुड़ा हुआ। और इस माच को लेकर के और शास्त्रीय संस्कृत नाटक को लेकर के वो आगे बढ़ा। और उसने कालिदास राव ने कई प्रस्तुतियाँ की, बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ की और उसके लिए वो याद किया जाता है। अब आपके सामने प्रस्तुत है राजेंद्र नाट्य पाठ। नमस्कार सभी सुधीजनों को समावर्तन परिवार की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। समावर्तन का ये एक नया अध्याय आप लोगों के चाक्षुष के लिए समर्पित है। किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि गणेश का आह्वान करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। तो हम इस समावर्तन के नए अध्याय नाट्य पाठ का आरंभ गणेश वंदना से शुरू करते हैं। कई रिद्धि सिद्धि चमर डुलावे, गणपत पूजा पे ला ढोलक चाल पलट के आ रिद्धि सिद्धि चमर डुलावे, गणपत पूजा पहला और माँ सरस्वत को ध्यान धरी ने गुरु से आज्ञा लेला। और हो अगवान बिराजो भैरव बटक रूप अलबेला, और साय करो अंजनी लाल तम आज माच हम खेला जी फिर माणक खंबे आ। तो ये थी गणेश जी की स्तुति और इसी के साथ हम समावर्तन के इस नाट्य पाठ अध्याय का आरंभ करते हैं। आज हम जो नाटक पढ़ने जा रहे हैं, महाकवि भास विरचित मध्यम व्यायोग, जिसकी पुनर्रचना पुनर्लेखन देश के प्रतिष्ठित नाट्यकार रंगकर्मी डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने की है। बाबा को शत शत नमन कि उन्होंने मुझे इस नाट्य पाठ्य के लिए आमंत्रित किया। समय की अपनी प्रतिबद्धता है, मैं सीधे अब नाटक आप लोगों के आस्वादन के लिए पढ़ना शुरू करता हूँ।
मंच पर सूत्रधार और कोरस। सूत्रधार: नमस्कार प्रेक्षकगण, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की संध्या मंचित है मध्यम व्यायोग, महाकवि भास की अमर नाट्य रचना। भगवान विष्णु के अनन्य उपासक महाकवि भास की रचना के मंचन के पूर्व प्रस्तुत है विष्णु वंदना। कोरस विष्णु वंदना गा रहा है। असुरों के मन में है संशय और भरा कितना अवसाद, क्योंकि विष्णु के चरण रक्षक विष्णु कृपालु हैं निर्विवाद। यही चरण थे उठे नापने, त्रिभुवन को कर चमत्कार। झुकते हम सब उन चरणों में, करते नत सिर नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नांदी खत्म होता है। सूत्रधार: नमस्कार प्रेक्षकगण, नमस्कार। अब शुरू होता है नाटक, लेकिन इससे पहले कि नाटक शुरू हो, मैं इस नाटक से संबंधित कुछ आवश्यक सूचनाएं आपको दे दूं। नेपथ्य से अचानक आवाज आती है, पिता, पिता ये कौन है? पिता? भाई ये कैसा संबोधन है? अरे भाई, मैं सूत्रधार हूं, मुझे पिता बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा। नेपथ्य से पुनः आवाज उभरती है, पिता, पिता ये कौन है? सूत्रधार: फिर पिता? अरे भाई, मैं स्वयं अभी लगभग नाबालिग हूं, फिर क्यों बार बार मुझे पिता बना रहे हो? नेपथ्य से पुनः आवाज, पिता, पिता ये कौन है? सूत्रधार: धत तेरे की भयानक भूल। अरे ये तो 3 ब्राह्मण पुत्र अपने पिता को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि नाटक शुरू हो चुका है। भागो! तीनों पुत्र और पत्नी सहित ब्राह्मण का प्रवेश। सभी बहुत डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। ब्राह्मणी: अरे अरे, बोलते क्यों नहीं? कौन है ये? कितना भयानक! बाल इसके ऐसे जैसे दोपहर की सूर्य किरणें, विशाल घनी बोहें जिनसे घिरी बड़ी बड़ी पीली पीली आंखें भयानक रूप से चमक रही है। कैसा भीषण रूप, जैसे हो शिव का रौद्र स्वरूप। पुत्र पहला: पिता, पिता ये कौन है? इनके भयानक आंखें जैसे हो राहु केतु, पीले सुनहरे बाल, चौड़ी छाती और रूप जैसे घना अंधकार, और इसके दांत जैसे बादलों के बीच बिजली कौंध रही है। पुत्र मझिला: पिता, पिता ये कौन है? इनकी विशाल बाहें जैसे हो हाथी की सूंड, और इनका शरीर का बादल जैसा रूप रंग ऐसा भयानक जैसे बड़ा कुटियार ने रूप धर लिया हो। बिल्कुल बिल्कुल जैसे त्रिपुरारी शंकर का क्रोध पुरुष बन गया हो। छोटा पुत्र: पिता ये कौन है? इससे हमको बहुत डर लग रहा है। काले सांपों के लिए जैसे बिजली होती है, नीले पक्षी के लिए जैसे बाज होता है, हिरण के लिए जैसे शेर होता है, वैसे ये पुरुष हमारी ओर मौत बनकर चला आ रहा है। पिता। ब्राह्मणी: हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? सभी भागना चाहते हैं। सहसा घटोत्कच का प्रवेश। घटोत्कच: ब्राह्मण, भागो मत, कोई लाभ नहीं होगा भागने से, और तुम भाग भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा धैर्य और बल नष्ट हो चुका है। तुम में अब वो शक्ति नहीं कि तुम अपने पुत्र और पत्नी की रक्षा कर सको। इसलिए ब्राह्मण, मेरी सुनो और व्यर्थ की भाग दौड़ बंद कर दो। याद रखो तुम्हारी हर कोशिश बेकार होगी, क्योंकि मैं अकेला तुम पांचों को दबोच कर अपनी मां के पास ले जा सकता हूं। ब्राह्मण: डरो मत ब्राह्मणी, मत डरो मेरे बेटो। इसने सही कहा है, डरकर भागने से कोई लाभ नहीं होगा।
अच्छा यही है कि हम इससे बात करने की कोशिश करें। घटोत्कच, सुनो ब्राह्मण, मैं जानता हूं कि ब्राह्मण पूज्य होते हैं, लेकिन मैं लाचार हूं। जो नहीं किया जाना चाहिए वही मुझे आज करना होगा, क्योंकि मेरी ये मां की आज्ञा है और मेरी मां की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। ब्राह्मणी, हमसे सचमुच बहुत बड़ी भूल हुई है। याद है तुम्हें, जब हम चलने लगे थे तब पूज्य जल किलन मुनि ने सावधान किया था कि जिस जंगल के रास्ते पर होकर हमें जाना था उस जंगल में राक्षस है। उस समय तो मुनिवर की चेतावनी पर हमने ध्यान नहीं दिया, और अब साक्षात सामने मौत खड़ी है, मौत। ब्राह्मणी, क्या होगा स्वामी, अब क्या होगा? वाह यार राजेंद्र, मजा आ गया दोस्त। बिल्कुल ठेठ मालवी में कहूं तो धांसू नाट्य पाठ किया है यार। क्या दम है दोस्त आपकी आवाज में, छा गए। और अब छाने की बारी है, एक भारी भरकम नाम है, डॉक्टर निवेदिता वर्मा। सच बताऊं दोस्तों, नटखट, बहुत ही बदमाश है मेरी ये छोटी बहन, और हम उसको प्यार से घर पे नमिता बुलाते हैं। जवाबदारी नमिता के ऊपर बड़ी है, क्योंकि विश्वविख्यात कला चित्रकार और साहित्यकार श्री अशोक भौमिक जी की जो कहानी है शादियां, उसको पढ़ने जा रही है। आमंत्रित है मेरी छोटी बहन, बहुत ही प्यार के साथ में आइए और छा जाइए। डॉक्टर निवेदिता वर्मा विश्वविख्यात चित्रकार हैं अशोक भौमिक, जिनके चित्रों की दर्जनों प्रस्तुतियाँ प्रदर्शनी अलग अलग शहरों में, भारत में और विदेशों में हुई है और होती जा रही है, लगातार होती जा रही है। बहुमुखी प्रतिभा के और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अशोक भौमिक एक जाने माने कवि, कहानीकार और उपन्यासकार भी हैं। उनकी कहानियों की विशेषता ये है कि उन्होंने एक नई भाषा ईजाद की है, अपनी खुद की भाषा, जो कि उनकी पहचान बन गई है। अशोक भौमिक की कहानियों की पहचान बन गई है। उन्होंने अपना खुद का मुहावरा गढ़ा है और उस मुहावरे को बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। वो कहानी पढ़ते ही समझ जाती करी ये तो अशोक भौमिक की कहानी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने 2 कहानी संग्रह प्रकाशित है, 3 उपन्यास प्रकाशित है, और उन्होंने एक और काम किया है, वो है रंगमंच के लिए तीसरे रंगमंच, जिसको कहा है वादत सरकार ने। वादत सरकार पर उन्होंने बहुत अच्छा शोध कार्य किया है, और शोध कार्य करने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक भी लिखी है वादत सरकार पर। तो अब शुरू कर रहे हैं हम अशोक भौमिक कहानी श्रृंखला। पहली कहानी अशोक भौमिक की पढ़ेंगी डॉक्टर निवेदिता वर्मा। मैं निवेदिता वर्मा आज आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और इससे भी बड़ी ख्याति चित्रकार अशोक भौमिक जी की कहानी शादियां सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए शादियां। और चूंकि शादियां सुना रही हूँ इसलिए शादी जैसी तैयार भी होकर आई हूँ। तो सुनिए शादियां। हम सब के बचपन में की यादों में किसी शादी में शामिल होने का पहला अनुभव बेहद रोमांचकारी होता है। एक नई सी आज़ादी जिसे पहले कभी चखी ना हो, और ऐसे ऐसे रस्म रिवाज जिन्हें कभी निभाया ना हो। मैंने नागपुर में एकाध शादियां देखी जरूर थी,
पर दूर से पेट्रोमेक्स की बड़ी बड़ी लालटेन सर पर रखे हुए कुछ लोग, कुछ रंग बिरंगी वर्दी में बाजे बजाने वाले के साथ साथ जब भी किसी बारात को सड़क से गुजरते देखता था तो घोड़े पर चढ़ा दूल्हा ही मुझे हर बार बारात में शामिल सबसे कमजोर आदमी लगता था। ऐसे शायद इसलिए होता था क्योंकि जिंदगी में पहली बार जिस सहस्वार घुड़सवार से मेरी मुलाकात हुई थी वह शहर के एक चौराहे पर शिवाजी की मूर्ति थी, जिसे देख मुझे लगने लगा था कि तने हुए सीने वाला, एक हाथ में खुली तलवार और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम थामे इस व्यक्ति के कद काठी का कोई और व्यक्ति ही हो सकता है। ऐसे छलांग लगाते हुए घोड़े पर बैठने का हकदार होता होगा। बारात में ठिठक ठिठक कर चलने वाला घोड़ा और उस पर अपना मुंह छुपाए सहमा हुआ आदमी मुझे कभी पसंद नहीं आया। शादी में शामिल होने के अनुभव में पहली बार पान खाकर नियम तोड़ने के अनुभव की स्मृति भी शायद हम में से कईयों के पास होगी। मेरे मामा की शादी ही ऐसी शादी थी जिसे मैंने पहली बार सबसे करीब से देखा था। मामा की शादी की सुबह पास के मैदान में आनन फानन में शामियाने और कनात के सहारे एक बड़ा सा कमरा बनाकर उसमें कतारों में कुर्सी मेज लगाकर शादी के माहौल को बनते देखा था। उस माहौल में हालांकि जान फूंकने का काम करने वाला कोई और था, जो शामियाने के तन जाने के बाद आया और अपने ग्रामाफोन और काले काले तवों से एक के बाद एक गाने बजाकर मुझे उसके पास से कई घंटों तक हटने नहीं दिया। जब बारात के लिए निकला तो मेरी नई पैंट के जेब में एक छोटी सी डिबिया में ग्रामाफोन की कई सुइयां थी, जिसे मुझे संगीत के उस जादूगर ने परम उदारता से दी थी। शादी में क्या हुआ था यह सब तो अब याद नहीं, पर न जाने कब मेरी ग्रामाफोन के सुइयों वाली डिबिया खो गई थी। और हाँ, मामा जी की शादी में पहली बार मैंने अपने आप से वादा किया था जो केवल एक पुरुष ही कर सकता है। पुरुष होकर इस धरा पर जन्म लेने के चलते कुछ जिम्मेदारियां खुद ब खुद आ जाती हैं, जिसे ज्यादातर लोग बड़े होकर समझते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बचपन में ही इसे समझ लेते हैं। मेरे बचपन में मैंने शादी करने को अपनी पहली पुरुषोचित जिम्मेदारी समझी थी, और जहां तक याद आता है 5-6 साल की उम्र तक आते आते पूरी जिम्मेदारियों के साथ तीनों शादियां कर अपने आप से वादा भी कर लिया था। जैसे कि 3 बहनों के बाद जन्मे सबसे लाडले सबसे छोटे भाई के साथ प्रायः ऐसा होते देखा गया है। मेरे मामा जी के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वे बहनों के प्रति अपने प्यार को शादी के बाद भी अपरिवर्तित प्रमाणित करने के लिए मामी से उखड़े उखड़े रहने लगे, और घर के किसी भी काम में मामी का हाथ बटाना उनके पुरुष होने के एहसास को ठेस पहुंचाने लगा। मामी सुबह दूध लाती तो मैं उनके साथ होता था, फिर रसोई में चाय नाश्ते से लेकर खाना बन जाने तक मैं उनसे दूर नहीं जाता था। मामा जी की शादी हुए तब कुछ ही दिन बीते होंगे, और इस छोटे से वक्त में मैं जान गया था कि मेरी नई मामी परियों के देश से आई थी। वह अपने मायके की कहानियां सुनाती थी मुझे। उनकी एक सहेली थी, नाम था सिंड्रेला, जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई थी। उनके गांव की एक औरत थी जो थी तो धरती की बेटी, पर उसके पति ने उसे आग में न केवल झोंक दिया था बल्कि उसे छोड़ भी दिया था, और वह बेचारी एक मुनि के आश्रम में अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। मामी ने उन दोनों बच्चों की बहादुरी के किस्से भी सुनाए थे। मुझे उस औरत के पति में मेरे मामा जी दिखने लगे थे, और मैंने बड़े होकर उसकी खबर लेने की भी ठान ली थी। मामी की आवाज में कुछ ऐसा था कि मुझे सपने आने लगे थे। उनकी हंसी में एक ऐसी खुशबू थी जिसे मैं अपनी मुट्ठी में कैद कर अपने पास रखना चाहता था। मैं छोटा ही नहीं, बहुत छोटा था तब। जो कुछ देखता था उससे कहीं कम समझता था, पर मैं इतना समझ गया था कि मेरी नानी उनकी नई और इकलौती बहू से खुश नहीं थी, और चूंकि मेरी नानी खुश नहीं थी इसलिए उनकी तीनों बेटियां भी ना खुश थी, और मेरे मामई से वे कम ही बोलती थी। पर मेरी नानी, माँ और दोनों मौसियाँ
जो कुछ दबी आवाज में बोला करती थी, मैं उसे सुनने के साथ साथ अपने ढंग से कुछ कुछ समझने सा भी लगा था। तभी एक दिन जब मामी मुझे खाना खिला रही थी तो शायद मेरे गालों में दाल चावल लग गया था। एक काम भी ठीक से नहीं करना आता तुझे, इतना कहते हुए मेरी नानी ने मामी के गाल में एक तमाचा जड़ दिया। मामी ने मेरे गालों को साफ करते हुए अपनी इस भारी गलती के लिए नानी से तुरंत माफी मांग ली और मुझे कहानी सुनाने लगी। मैं भौचक थोड़ी देर तक मामी को देखता रह गया। मामी के ओठों पर मुस्कुराहट थी पर आंखें भरी हुई थी। मामी को रोते देख मैं खाना छोड़कर उठ गया और बिस्तर के तकिए में मुंह छुपाए रोने लगा था। कुछ देर बाद मामी ने आकर बहुत प्यार से मनाकर खाना खिलाया था। उस दिन तक जो कुछ आधी अधूरी बातें मामी के बारे में घर में सुनी थी वह सब मैं एक सांस में बोल गया। शादी में मामी अपने घर से कम सोना लाई थी। इस बात को मैं कितना समझ पाया था और मामी कितना समझ पाई थी यह तो शायद याद नहीं। मामी ने मुझसे कहा जरूर था, सब भूल जा, ये सब बड़ों की बातें हैं। मामी बिना किसी आवाज के रो रही थी और मुझे खिलाती जा रही थी, आंसुओं से भीगे हुए उनके गालों को पोंछते हुए। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं जल्द लौट आऊंगा और मामी से शादी कर उन्हें ले जाऊंगा बहुत दूर। मामी मेरे सर के बालों को अपने हाथ से सहलाते हुए ओठों पे मुस्कुराहट लिए रोती रही बहुत देर तक। किसी से शादी के लिए अपने आप से किया यह मेरा पहला वादा था। नागपुर में हमारे मोहल्ले के करीब ही एक दूसरा मोहल्ला था। वहां क्षिप्रा का घर था। क्षिप्रा मेरी उम्र की थी या हो सकता है कि मुझसे कुछ बड़ी रही होगी। उसके पैर में कोई बीमारी हो गई थी जिसके कारण वह चल नहीं पाती थी। चलने के लिए उसे ढांचे की जरूरत होती थी जो बाएं पैर के घुटने के ऊपर और एड़ी के पास दो छल्लों के कुछ लोहे की छड़ों के सहारे जोड़कर बनी थी। उसकी दो छोटी छोटी बैसाखियां भी थी। क्षिप्रा की छोटी बैसाखियां मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। क्षिप्रा जिस प्रकार बैसाखियों को जमीन पर टिकाकर झूल कर आगे बढ़ सकती थी वैसा मैं नहीं कर पाता था और क्षिप्रा की नकल करने की कोशिशों में मैं कई बार गिर भी गया था। क्षिप्रा घर के बाहर नहीं जाती थी। उसका मकान दूसरी मंजिल पर था ना। उसके बहुत सारे खिलौने थे। उसमें गुड्डा गुड़िया एक जोड़ा भी था जिसकी वह लगभग रोज शादी करवाती थी और उन शादियों के पहले वह बाएं पैर में लोहे का ढांचा चढ़ाए अपनी बैसाखियों के सहारे चल चल कर अपने घर की अलमारियां, कुर्सी, मेज, बिस्तरों को न्योता देती फिरती थी। क्षिप्रा के चलने से उसके लोहे के ढांचे और बैसाखियों से फर्श पर खट खट खटक जैसी आवाज होती थी। 3 आवाजों में खटक लोहे के ढांचे के फर्श पर टकराने से होती थी जबकि खटखट आवाज उसकी बैसाखियों की थी जिसके नीचे साइकिल के पहियों के टायर के रबर के टुकड़े काट कर चढ़ा दिया गया था। उस कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक मुझसे तेज चलते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था पर न जाने क्यों यह आवाज मुझे और भी अच्छी लगती थी। खिलौनों से मुझे कतई प्रेम नहीं था। शायद मैं समझने लगा था कि वे खिलौने थे जबकि क्षिप्रा के लिए वे खिलौने नहीं थे, उसके गुड्डे गुड़ियों के घर की गृहस्थी के सामान थे। मैं शादी की रस्मों से भी अपरिचित था और बार बार अपने सीमित ज्ञान के चलते शादी के इस खेल में जल्दी ही ऊब जाता था। पर क्षिप्रा चूंकि अकेली थी ना और उसकी माँ ही क्षिप्रा के इस खेल में सहेली बनती, इसलिए मोहल्ले वालों को अपनी कॉपियों के कागज फाड़ कर उसकी चिंदियों से निमंत्रण पत्र बांटने की औपचारिकता का ज्ञान मुझे हो गया था और उसे भी। अलमारी में रहने वाले या मेज कुर्सियों पर रहने वाले उसके अदृश्य रिश्तेदारों को शादी में आने के लिए कहकर मेज के ऊपर या कुर्सी के नीचे कागज के टुकड़ों को छोड़ाती थी, ठीक जैसे हमारे मोहल्ले का डाकिया चिट्ठी बांटता था। क्षिप्रा के घर के नीचे एक परिवार रहता था जिसमें सभी या तो बड़े थे या बूढ़े। मैंने उन्हें हंसते या सीधे मुंह बात करते कभी नहीं देखा। उन लोगों ने कई बार शिकायत की थी कि क्षिप्रा के चलने से खट खट खटक की आवाज से उनकी दोपहर की नींद टूट जाती है। पर क्षिप्रा थी कि पूरी दुनिया में
रह रहे अपने तमाम रिश्तेदारों को अपनी गुड्डे गुड़ियों की शादी का न्योता दिए बगैर शादी की दूसरी रस्में पूरी ही नहीं कर पाती थी। बिस्तर, मेज, कुर्सी से लेकर नलका, बाल्टियां, फूलों के गमले तक उसके रिश्तेदारों की फहरिस्त में शामिल थे। लिहाजा शादी में हर रोज न्योता देने का दौर सबसे लंबा होता था। शायद इसी बहाने वह अपनी बैसाखियों और अपने बाएं पैर के ब्रेसिस कैलिपर्स के सहारे कुछ देर चल लिया करती थी। हम जो समूचे एक जोड़ी पैर वाले थे वे शायद क्षिप्रा के इस आनंद को नहीं समझ सकते थे। इसी बीच एक दिन क्षिप्रा के मकान की पहली मंजिल पर रहने और सदा नाराज रहने वाले परिवार की सहन शक्ति का बांध आखिर टूट ही गया। मैं क्षिप्रा के घर ही था जब 4-5 लोग आकर क्षिप्रा की माँ और पिताजी को चीखने लगे। मुझे बहुत देर बाद उनकी नाराजगी समझ में आई, पर क्षिप्रा नहीं समझ पा रही थी। कुछ देर तक यूं ही हो हल्ला चलता रहा। हालांकि क्षिप्रा की माँ या पिताजी कुछ बोल नहीं रहे थे, पर अचानक क्षिप्रा के माँ के रोने की आवाज आने लगी। हमलावर पड़ोसियों के चले जाने के बाद भी वह रोती रही। क्षिप्रा को उन्होंने 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ खाकर क्षिप्रा को जितना दर्द हुआ था शायद उससे कहीं ज्यादा उसकी माँ को हुआ था। वह जोर जोर से रोते हुए अपनी छत की ओर देखते हुए भगवान से कहती रही, पर मुझे उन्हें सुनने वाला कोई भगवान छत से लटका नजर नहीं आया। बहरहाल क्षिप्रा की माँ ने जो अपने परम आत्मीय पर अदृश्य भगवान से कहा था उसका आशय यह था कि पूरी जिंदगी इस लूली को लेकर कैसे काटेगी, वह कैसे बड़ा करेगी। क्षिप्रा इस लाचारी के साथ अकेले कैसी जिंदगी काटेगी। उसके बाद क्षिप्रा की माँ ने क्षिप्रा के पैरों के ब्रेसेस और कैलिपर्स खोलकर उसकी बैसाखियां उससे ले ली थी। क्षिप्रा अपने बिस्तर पर या फर्श पर बैठे बैठे अपनी गुड़ियों के साथ खेला करती थी, और जब भी मैं उसके घर जाता था तो गड्डी भर निमंत्रण पत्र मेरे हाथों में थमा देती थी और सारे घर में घूम घूम कर उन्हें बांटता था। पर क्षिप्रा उदास रहने लगी थी। कभी कभी अकेले बैठे बैठे रो देती थी। माँ से बैसाखियां मांगती थी। मैं भी आंटी से क्षिप्रा की बैसाखियों को लौटाने के लिए विनती करता था, पर आंटी जी बस रोती रहती थी। नागपुर में अमूमन ज्यादा बारिश नहीं होती थी। उस दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैं क्षिप्रा के घर से अपने घर लौट कर नहीं आ पा रहा था। ऐसी बारिश के दिनों में पहले क्षिप्रा धूमधाम से अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाती थी, पर आज यह संभव नहीं था। शायद इसलिए क्षिप्रा रोती जा रही थी। आंटी भी गुमसुम बैठी थी। क्षिप्रा को भी इस कदर रोते मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस उदासी भरे कम रोशन कमरे में मैंने क्षिप्रा की आंखों को अपनी शर्ट की कलाई से आंसू पोंछते हुए वादा किया था, थोड़ा सब्र कर ले, मैं तुझसे शादी करके यहाँ से ले जाऊंगा। क्षिप्रा को इस बात पर उतना ही यकीन था जितना मुझे। क्षिप्रा का रोना रुक गया था और बहुत दिन बाद क्षिप्रा मुझे खुश लगी थी, और बहुत खुश। किसी से शादी करने का यह मेरा दूसरा वादा था। इस घटना के कुछ ही दिनों में क्षिप्रा के पिताजी को एक मंजिला मकान मिल गया था और वह मोहल्ला छोड़कर अंबाझरी इलाके में रहने चले गए थे, और मैं फिर कभी क्षिप्रा से मिल नहीं सका। पर जो वादा किया था उसे आज भी भूला नहीं हूँ। यह क्या कम है? और हाँ, इसके बाद बहुत बाद में जान सका कि क्षिप्रा एक नदी का नाम है। और तीसरी शादी की बात हम कल यानी रविवार को करेंगे। निरंजन भाई, आपके बगैर समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का कोई भी एपिसोड अधूरा सा लगता है। मैं जानता हूं आप इसे अधूरा नहीं रहने देंगे। आइए निरंजन भाई, स्वागत है आपका। अपने युवा कवियों को लेकर के आइए और हमें आज फिर कुछ बढ़िया सी कविताएं सुनाइए। निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं युवा कवित्री पल्लवी त्रिवेदी की कविताएं। पल्लवी त्रिवेदी की कविताएं रेखांकित स्तंभ में अगस्त 2017 में प्रकाशित हुई थी।
पल्लवी त्रिवेदी एक यायावरी प्रकृति की कवित्री हैं, जैसा कि कवि को होना भी चाहिए। घूमना, फिरना, भटकना और अपने कंधे पर एक कैमरा लटकाकर फोटो खींचना, प्रकृति के, पक्षियों के। बहुत अच्छी फोटोग्राफर हैं लोग, और ख़ास करके पक्षियों के जो चित्र हैं, जो फोटोग्राफ हैं उन्होंने खींचे हैं, उसमें ऐसा लगता है जैसे पक्षी जीवंत हो उठा है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छी ऑर्निथोलॉजिस्ट भी हैं। तुम जहाँ भी हो उनका कविता संग्रह है, जिस पर उनको प्रतिष्ठित वागीश्वरी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पल्लवी की कविताओं में प्रेम को, रिश्तों को, स्त्री विमर्श को, समूचे स्त्री विमर्श को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश है। वे बहुत बेबाक हैं अपनी कविता में भी और अपने व्यक्तित्व में भी। ए स्त्री तू कहाँ थी? तो आइए सुनते हैं पल्लवी त्रिवेदी की कविताएं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है स्त्री तू कहाँ थी। घर शहर में था, शहर राज्य में, राज्य देश में थे, देश दुनिया में थे। ए स्त्री तू कहाँ थी? जब प्रेम में न थी तब प्रेम में धकेली गई थी, जब प्रेम में थी तब भी निरी अकेली थी। ओ स्त्री तू कैसी थी? किसी की माँ, किसी की बेटी थी, किसी की बहन, किसी की बीवी थी। क्या तू कभी खुद की भी थी? दलित थी, सवर्ण थी, विकलांग थी, गरीब थी, बस एक आज़ाद नागरिक नहीं थी। स्त्री कहे तो तू कौन थी? बच्चे पैदा करने के लिए थी, मर्द की चाकरी करने के लिए थी, खून से तर जांघें लिए अखबारों में छपने के लिए थी, या सड़कों पर फेंके और जलाए जाने के लिए थी? स्त्री आखिर तू क्यों थी? चल स्त्री मेरी बहन, उठ खड़ी हो, रीढ़ कर सतर और घावों से हो जा बेफिक्र। चल बताते हैं दुनिया को उसकी आंखों में आंखें डालकर कि स्त्री कहाँ है, कौन है, कैसी है और क्यों है। क्या तू जानती है दुनिया की सारी साजिश ही है तुझे इन जवाबों को न खोजने देने की। क्या तुझे ज़रा सा भी इल्म है इस ताकतवर दुनिया का शेर दिल घबरा उठता है सिर्फ तेरे इन्हीं बेबाक जवाबों से। मेरी अगली कविता है भाषा। हंसी की भाषा में सुनाऊंगी अपने सबसे घने अवसाद के किस्से। रूठने की भाषा में वसूलूंगी तुमसे देर से आने का हर्जाना। गुस्से की भाषा में कराऊंगी स्मरण तुम्हें तुम्हारे वादे। तुतलाती बोली में पोंछ दूंगी तुम्हारे माथे से टपकती दिन भर की थकान। उदासी की भाषा में दूंगी तुम्हारी बेरुखी का जवाब। आंसुओं की भाषा में बतलाऊंगी कि आह दुखता है मन तुम्हारे मन पर पड़े नील से। झूठ की भाषा में सुनाऊंगी अपने जख्मों के हालचाल। प्रार्थना की भाषा में उगाऊंगी तुम्हारे लिए स्वप्न अपनी आँखों में। कामना की भाषा में उबारूंगी तुम्हें तुम्हारी पीड़ा भरी स्मृतियों से। मौन की भाषा में पुकारूंगी तुम्हारा नाम। चिड़िया की भाषा में भरूंगी तुम्हारी आत्मा में संगीत। और विदा के वक्त गूंथ कर सारी भाषाएं एक चुंबन में रख दूंगी तुम्हारे होठों पर सफ़र के सामान की तरह। रख दूंगी तुम्हारे होठों पर सफ़र के सामान की तरह। शुक्रिया। કેમ છો? મજામાં ના? હું બિલકુલ મજામાં છું, एकदम टॉप। ये असर है दोस्तों गुजरात का। 30 साल से गुजरात में हूं तो उसका कुछ ना कुछ असर तो आएगा ही ना। हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा आपको? 36वां एपिसोड। कुछ हमने एक्सपेरिमेंट की कोशिश की, कुछ नया करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कैसे पता चलेगा? सब्सक्राइब किया है आपने? समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को सब्सक्राइब किया है आपने जनाब? अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, आपको समय पे समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन देखने को नहीं मिलेगा।
और अगर आप लिखने पढ़ने का शौक़ रखते हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो भेजिए हमें। अरे भैया, हम इंतज़ार करते हैं आपके लेखों का, आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का। पता है ना हमारा आपके पास में। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पर तो हम आपको मिलते रहते हैं, तो इंतज़ार किस बात का है? हाँ, आप मेरा इंतज़ार ज़रूर करिएगा। मैं कल फिर आऊँगा 37th एपिसोड लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।